हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर एसएमजे सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं, जिसमें हमारे पूरे 100 क्वेश्चन रहते हैं। एक ही टेस्ट सीरीज में हम जो है वीडियो के माध्यम से 100 क्वेश्चनों को कवर करते हैं। प्राचीन इतिहास की टोटल जो है आपकी बात की जाए तो 5 आपकी टेस्ट सीरीज थी प्राचीन इतिहास से संबंधित, और 5 में आज हमारी जो है 5वीं टेस्ट सीरीज लग रही है। इसके बाद हमारा जो है क्या चालू हो जाएगा, मध्यकालीन इतिहास जो है चालू हो जाएगा। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा उसकी बात की जाए तो गुप्त काल में नशीली वस्तुओं पर जो लगाया जाने वाला कर था उसको क्या कहते थे। तो गुप्त काल में जो नशीली वस्तुएं होती थी उस पर एक कर लगाया जाता था, जिस कर को हम भूतावत प्रत्यय के नाम से जो है जानते थे। भूतावत प्रत्यय के नाम से जो है जानते थे। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है, एमपी में अभी तक नहीं आया, तो हो सकता है पूछ ले जाए कि गुप्त काल में नशीली वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता था उसे भूतावत प्रत्यय के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आता है, गुप्तकालीन समाज में कौन सा वर्ण सर्वाधिक प्रभावी था। तो गुप्त काल में जो समाज में वर्ण था वो कौन सा सबसे ज्यादा प्रभाव में था, सभी को पता होना चाहिए। ब्राह्मण जो धर्म था वो सबसे ज्यादा, ब्राह्मण जो वर्ण था वो सबसे ज्यादा जो है प्रभाव में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ व्यक्ति है और दूसरी तरफ क्षेत्र है, कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे बात की जाए तो कालिदास साहित्य के क्षेत्र से संबंधित थे, ये बिल्कुल बात ठीक है। शंकु की बात किया तो स्थापत्य से संबंधित थे, है ना, आर्किटेक्चर से, ये भी सही है। और 12 मेहर की बात किया तो ज्योतिष से संबंधित थे। तो हम कहेंगे तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही ऑलरेडी मिले हुए हैं। कालिदास साहित्य से, लिटरेचर से, शंकु आपके आर्किटेक्चर से, और 12 मेहर जो आपके एस्ट्रोलॉजी है उससे संबंधित थे। ऑप्शन हमारा पहला वाला से हो जाएगा, 1 का पहला, 2 का दूसरा, 3 का तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि अपहृत भूमि किस प्रकार की भूमि थी। अपहृत भूमि की बात करें किस प्रकार की भूमि हुआ करती थी, आपका ऑप्शन रहेगा जंगली भूमि को अपहृत भूमि के नाम से जो है जाना जाता था। पी बाई क्यू उठा के देख लेना, ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो है आया हुआ है। अपहृत भूमि को जंगली भूमि के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की, क्या ये सही है? क्या ऑप्शन ये सही है? तो हम कहेंगे भाई समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण भारत, साउथ इंडिया पर विजय प्राप्त की गई थी, सही है। दक्षिण भारत को गुप्त साम्राज्य में मिलाया था, नहीं भाई मिलाया नहीं था, एक तरीके से अधीनता स्वीकार करवा ली थी और फिर कर वगैरह लेते थे। तो हम कहेंगे मिलाया डायरेक्ट तौर पर नहीं था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि आर ऑप्शन यहां पर जो है आपका गलत हो जाएगा। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक छोटा सा अपडेट है, आप लोग पीडीएफ बोलते हो कि कहां से डाउनलोड करिए आए, ये सब टेस्ट सीरीज की जैसे आकार, एमजीआईसीएस, एसएमजे, सफलता, चैंपियन, जितनी भी टेस्ट सीरीज लग रही है हमारे चैनल पर, इन सब की पीडीएफ हमारे ऐप पर मिल जाती है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। अब कहां से डाउनलोड करोगे, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, लिंक से क्लिक करें या फिर आप प्ले स्टोर पर जाना है, यूपीएससी नेट सर्च करोगे तो आपको यूपीएससी नेट नाम से ऐप मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ वाले सेक्शन में जाना है, टेस्ट सीरीज लिखा होगा, उस पर जाके पीडीएफ को सारा डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो नंबर चल रहा है नीचे, फोन जरूर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन की बात की जाए, भट्ट कर का संबंध किससे है। एक भट्ट नाम से कर था, है ना, एक भट्ट व्यक्ति भी थे, लेकिन भट्ट नाम से कर था, इसका संबंध किससे है। तो भट्ट नाम के कर का पुलिस कर से संबंध था, पुलिस टैक्सेस से संबंध जो है भट्ट कर था, ध्यान रखिएगा। और इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट कर था ये, अक्सर लोग इससे बचा करते थे। गुप्त काल में प्रचलित 8 प्रकार के जो विवाह में से 4 मान्य विवाह थे, और इनमें से कौन सा सुमिलित जो है नहीं है। तो गुप्त काल में बहुत सारे विवाह थे 8 प्रकार के, लेकिन इनमें से 4 विवाह मान्य थे, और 4 विवाह जो मान्य थे इन चारों में से एक ऑप्शन यहां पर गलत रहने वाला है। ब्रह्म विवाह ये मान्य विवाह था, जिसमें योग वर खोजकर कन्या का विवाह किया जाता था, ये बिल्कुल ठीक बात है। देव विवाह में क्या होता था, यज्ञ करने वाले पुरोहित को साथ में ही विवाह कर दिया जाता था अपनी कन्या का। प्रजापत्य विवाह कन्या तथा पुरुष का प्रेम विवाह था, नहीं, प्रजापत्य जो विवाह होता था प्रेम विवाह नहीं था, प्रेम विवाह नहीं था, ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम कहेंगे ये ऑप्शन आपका यहां पर गलत है। तो आपका प्रजापत्य विवाह में प्रेम विवाह नहीं था, बल्कि ब्रह्मा विवाह का ही एक रूप था, जिसमें क्या होता था, पिता जो होता था वर और कन्या को गृहस्थ धर्म पालन करने का आदेश देता था, जिसे प्रजापत्य विवाह के रूप में जाना जाता। तो तीसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। चौथे वाले ऑप्शन की और बात करेंगे, आश्रय नाम का विवाह था, बैल के बदले में कन्या का विवाह किया जाता था, बिल्कुल सही है। तो आपके ऑप्शन ए, बी और डी सही थे, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है, गुप्त काल में व्यापारिक समितियों को क्या कहते हैं। गुप्त काल में जितनी भी व्यापारिक समितियां हुई हैं उनको क्या कहते थे, तो हम कहेंगे निगम के नाम से, कॉरपोरेशन के नाम से जो है जाना जाता था। गुप्त काल में जितनी भी व्यापारिक समितियां थी उनको हम निगम के नाम से जानते थे। छपड़क किस विद्या के ज्ञाता थे। देखो छपड़क की बात किया किस विद्या के ज्ञाता थे, तो आप कहेंगे छपड़क जो थे तो आपके ज्योतिष विद्या के, एस्ट्रोलॉजी के आपके कौन थे, ज्ञाता के रूप में जो है जाने जाते थे। इनको नॉलेज जो है ज्योतिष विद्या के रूप में थी।
भाई आप लोग ये बोलते हो कि टेस्ट सीरीज से सर मजा नहीं आता है। अब एक बात बताओ, आपको एक्सप्लेन के साथ पढ़ाओ तो आप लोग कहते हो सर एक्सप्लेन मत पढ़ाओ क्योंकि समय वेस्ट होता है। विथआउट एक्सप्लेन के पढ़ाओ तो आप लोग कहते हो सर एक्सप्लेन पढ़ाओ। अब भाई इंसान करे क्या है, करे क्या? आप देखा जाए तो हम आकार की टेस्ट सीरीज लगवा रहे हैं, एमजीआईसीएस की लगवा रहे हैं, एसएमजे की लगवा रहे हैं, अभी 3 लग रही हैं। बल्कि परीक्षा धाम की हम किताब भी लगवा रहे हैं। परीक्षा धाम की आपकी यूनिट 10 है वो हमारे ऐप पर चल रही है, आपने जाके पूरा 22-23 वीडियो बन चुकी हैं, देख ली होंगी। और सिलेक्शन तक बुक है उसको भी लगवा रहे हैं। तो बहुत सारी वीडियो लग रही हैं, आप जाके एक बार चैनल पर अच्छे से जरूर खोजबीन करिएगा। काव्य रचना किस नवरत्न से संबंधित है? भाई काव्य रचना की बात करी किस नवरत्न से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन रहेगा घटक पर्व। घटक पर्व नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी ही काव्य रचना को जो है जाना जाता है और ये नवरत्न के रूप में जो है जाने जाते थे। बात की जाए देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस अवतार से संबंधित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना, और किसके अवतार से? तो विष्णु के अवतार से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। अब विष्णु के अवतार से दशावतार का मंदिर जो है जाना जाता है। गुप्तकालीन धमेक स्तूप कहां पर है? गुप्तकाल का जो धमेक स्तूप है वो है कहां पर है? आप कहेंगे सारनाथ में गुप्तकाल का धमेक स्तूप बना हुआ है और ये स्तूप एक गुप्तकाल का इंपोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के प्राचीन प्रमुख ग्रंथों में से एवं रचनाकार में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारत के प्राचीन प्रमुख ग्रंथों में और रचनाकारों में कौन से ऑप्शन यहां पर सही नहीं है, इसकी बात की जा रही है ना। चलिए बात की जाए तो हम पंचसंतांतिका को देखें, 12 मेहर ने की है, बिल्कुल करेक्ट है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, ये भी ठीक है। कामसूत्र, कामसूत्र कात्यायन ने तो नहीं लिखी है, तो कामसूत्र किसके द्वारा? तो कामसूत्र आप कहेंगे वात्स्यायन के द्वारा। किसके द्वारा? वात्स्यायन। पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है ये, वात्स्यायन ने कामसूत्र को लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अजंता गुफाओं का गुफा क्रमांक 16 किससे प्रसिद्ध है? तो अजंता गुफाएं में बहुत सारी गुफाएं हैं, अब इनमें 16 गुफा नंबर क्रमांक जो है 16 हुआ है, किससे संबंधित है? तो मरणासन राजकुमारी के चित्र से संबंधित है। मरणासन राजकुमारी के चित्र से गुफा संख्या क्रमांक 16 का संबंध है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस आक्रमणकारी को हराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा एक आक्रमणकारी को हराया गया था। किसको? तो शक आक्रमणकारी को इन्होंने हराया हुआ था। नेक्स्ट आता है, गुप्त शासक है और उनकी उपाधि है। कौन से गुप्त शासक की कौन सी उपाधि से संबंधित है? जैसे समुद्रगुप्त की बात किया है तो अश्वमेधक की इन्होंने उपाधि को धारण किया था, है ना। अब बात किया चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था और कुमारगुप्त ने महेंद्र की उपाधि को या महेंद्रादित्य की उपाधि को धारण किया था। ऑप्शन पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा सही है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन की, कवि कालिदास की किसकी आराधना प्रतिभाशाली बने हैं? कवि कालिदास किसकी आराधना करके प्रतिभाशाली बने हुए हैं? आप कहेंगे भगवती सरस्वती की इन्होंने आराधना की थी कवि कालिदास ने, और अपनी आराधना के बल पर ये प्रतिभाशाली जो है बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्तकालीन भूमि दान लेख किस भाषा में अधिकतर लिखे जाते थे? गुप्त काल के जो भूमि दान लेख है वह किस भाषा में ज्यादातर लिखा जाता था? आप कहेंगे संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। भूमि दान एक तरीके से ज्यादातर ब्राह्मणों को दी जाती थी और ब्राह्मण जो थे गुप्त काल में संस्कृत जो है राजभाषा के रूप में इसको प्रयोग के रूप में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्तकालीन राजस्व स्रोतों में कौन सम्मिलित सही नहीं है? तो गुप्तकालीन राजस्व स्रोतों में कौन सा सही नहीं है? बात की जाए, भाग जो था भूमि उपज का 1/6 भाग प्राप्त किया जाता था, बिल्कुल ठीक है। भोग जो था राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली वस्तुएं थी, ये भी सही है। उपकरिकर की बात की जाए तो अस्थायी किसानों पर भूमि कर लगाया जाता था, ये भी ठीक है। और उद्रंग की बात की जाए तो बिक्री की वस्तु पर कर लगता था, नहीं भाई ये तो गलत लिखा है। जो उद्रंग था वह बिक्री की वस्तु पर नहीं लगता था बल्कि भूमि का ही एक प्रकार का कर था, भूमि कर के रूप में ही इसको जो है जाना जाता था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, भूमि कर की अदायगी के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता था। एक तो था हिरण्य जो कि नगद रूप में जो है लिया जाता था, दूसरा था मेय, और मेय जो था वो अन्न के रूप में लिया जाता था। तो नगद और अन्न दोनों के रूप में ही गुप्तकाल में जो है कर को लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेहरौली का स्तंभ अभिलेख जो कि चंद्र किसे माना जाता है? मेहरौली के स्तंभ अभिलेख पर चंद्र नाम से अंकित है, लेकिन वह किसके लिए माना जाता है? आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए माना जाता है। अब देखो कितना ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए मेहरौली का आपका जो अभिलेख है उस पर चंद्र जो लिखा है वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए माना जाता है। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख है? अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है? 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख जो है किया गया है। अमरकोश में भूमि के जो है 12 प्रकार को बताया गया है।
विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, अच्छा लगेगा मुझे कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था। 57 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी या फिर 622 ईसा पूर्व में? बताइए विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ है, देखो पतन तो सभी का होता है, लेकिन गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ है थोड़ा नाटकीय रूप में हुआ है। जिस तरह मौर्य साम्राज्य का हुआ था उसी तरह गुप्त साम्राज्य का भी थोड़ा नाटकीय रूप में इनका पतन हुआ है। लेकिन मुख्य कारण इनका क्या माना जाता है? तो हूण आक्रमण एक सबसे ज्यादा कारण इनके रूप में जो है माना जाता है। हालांकि जब एक कोई भी शासन होता है अपनी चरम अवस्था पर होता है तो यह एक चढ़ता है तो एक उसका गिरने का भी पीक जो है धीरे धीरे बनता ही है। तो लेकिन गुप्त साम्राज्य के जो पतन का कारण है वो हूण आक्रमण सबसे ज्यादा माना गया है। नेक्स्ट आता है कि बिलसण स्तंभलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? भाई बिलसण स्तंभलेख की बात की जा रही है। बिलसण स्तंभलेख जो है कुमारगुप्त प्रथम शासनकाल से संबंधित है। तो बिलसण अभिलेख का संबंध जो है कुमारगुप्त के शासनकाल से संबंध है। गुप्त काल में सीमांत प्रदेश के प्रशासक को क्या कहते हैं? गुप्त काल में आपकी कुछ दूरी पर सीमांत प्रदेश हुआ करता था, उसका कुछ शासक हुआ करता था, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हो कुछ भी कहते हो, उसको क्या कहते थे? उसको गुप्ता नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिए, गुप्ता नाम से सीमांत प्रदेश के प्रशासक को जाना जाता था। इस राजा को भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है दी गई है। ये हमें लगता है सभी को पता होगा, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि से जाना जा गया है। गुप्तकाल जो है, गुप्तकाल के समुद्रगुप्त हुए हैं जिन्हें भारत का नेपोलियन के रूप में जाना गया है। कौन दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश एवं शासकों में सम्मिलित नहीं है? तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और संस्थापक हैं, कौन सा यहां पर जो बोल रहा है कि सही नहीं है? डायनेस्टी एवं क्या है? फाउंडर्स है। किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रकूट मान्यखेत की जो आपकी स्थापना है वो दंती दुर्ग नाम के व्यक्ति ने की थी, करेक्ट है। चोल वंश जिसे तंजौर कहते हैं, विजयालय के द्वारा स्थापना की गई, ये भी ठीक है। तीसरा आता है होयसल वंश, द्वार समुद्र में है, मूल नहीं, होयसल वंश की द्वार समुद्र नहीं बल्कि आके किसने की थी? विष्णुवर्धन के द्वारा की गई थी। यहां पर लिख देते हैं विष्णुवर्धन के द्वारा जो है होयसल वंश की स्थापना जो है की गई है। तो सी ऑप्शन गलत है आपका। पल्लव वंश जिसे कांचीपुरम के नाम से सिंह बर्मन ने इसकी स्थापना की थी, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन जो रहेगा आपका कहेंगे डी, सी ऑप्शन गलत है, जबकि ए, बी और डी ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट आता है भारत के प्राचीन काल में निर्मित गुफाएं एवं उनके क्षेत्र में कौन सा सही नहीं है? तो प्राचीन काल में कुछ गुफाएं और उनके क्षेत्र हैं, कौन सा यहां पर जो है गलत है? जैसे कन्हेरी की गुफाओं की बात किया है तो मुंबई महाराष्ट्र में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। एलोरा की गुफाएं नागपुर महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं भी आपकी बात किया है तो महाराष्ट्र में तो है लेकिन औरंगाबाद में है। कहां पर है? औरंगाबाद में है, ना कि आपकी कहां पर है? नागपुर में है। तो सी ऑप्शन गलत है। एलिफेंटा की गुफाएं आपकी मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए, बी, डी सही है, जबकि सी ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट आता है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथों में उनकी रचयिता कौन से सही नहीं है? अच्छा, आपको एक चीज याद हो रहा होगा, जो ऑप्शन में इसमें ये लिखा है जो नहीं है, तो आपको एक छोटा सा नोटिस याद करोगे तो इसमें आपको चारों ऑप्शन ना आना चाहिए, तभी आप इसमें ढूंढ पाओगे कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। अदरवाइज तो फिर आप गलत ही कर दोगे, है ना। चारों ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से ही पढ़ना होता है। तो प्राचीन भारत में जो प्रसिद्ध ग्रंथ एवं उनके रचयिता हैं, कौन सा गलत है? जैसे बात की जाए तो अष्टाध्यायी की रचना जो है पाणिनि के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है ना। मुद्दा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की है, ये भी सही है। राजतरंगिणी की रचना बिल्हड़ के द्वारा की गई, क्या राजतरंगिणी की रचना की बात किया है तो कल्हड़ के नाम से की गई है, कल्हड़ नाम के जो है व्यक्ति ने जो है की हुई है। ऑप्शन जो है आपका सी वाला गलत हो जाएगा। मृच्छकट्टिकम की रचना शूद्रक ने लिखी है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आता है 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किनके बीच में हुआ? 8वीं सदी में एक त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था जिसको आपको जाना होगा। उत्तर मध्य भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के कुछ लोगों ने किया था। आपके त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ये आपकी बात की जाए तो आपके चालुक्य, पल्लव और पांडव, सही है क्या? चालुक्य, पल्लव और पांडव के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। आप कहेंगे 8वीं शताब्दी में। ए ऑप्शन ही बिल्कुल आपका सही है। कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात की जाए, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित करवाई थी। हर्षवर्धन के द्वारा प्रयाग संसद आयोजित करवाई गई, क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। वह बौद्ध धर्म के केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था, क्या ये सही है? का बात कहेंगे हम, है तो ये भी सही लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो हम कहेंगे ए आर दोनों सही हैं पर ए आर की व्याख्या नहीं जो है कर रहा है। तो ऑप्शन रहेगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित करवाई थी और बौद्ध धर्म की महायान शाखा को वह लोकप्रिय बनाना चाहता था, लेकिन इसलिए संसद आयोजित करवाई थी, ये ऑप्शन आपका गलत है। कौन सा वंश
ब्रह्मा क्षत्रिय वंश से कहलाता है? ऐसा कौन सा वंश है जो कि ब्रह्मा क्षत्रिय वंश के रूप में कहलाता है? आप कहेंगे सेन वंश। सेन वंश को ब्रह्म क्षत्रिय वंश के रूप में जाना जाता है। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की है? भाई परम सौगात की जो उपाधि है वह किसके द्वारा धारण की गई? राज्यवर्धन के द्वारा। किसके? राज्यवर्धन के द्वारा परम सौगात की उपाधि को जो है धारण किया गया था। नेक्स्ट आता है, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया? तो गुप्त राजाओं के बात की जा रही है, किस व्यक्ति के द्वारा या कौन से राजवंश के द्वारा जो है गरुड़ को, तो एक बात तो क्लियर हो गई, गरुड़ जो राज चिन्ह था वो गुप्तों का था, है ना। लेकिन गुप्तों के साथ साथ किसी और ने भी उस समय जो है गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया, तो राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूटों के सिक्कों पर भी गरुड़ के राज चिन्ह जो है देखने को मिलते हैं। बहुत से राष्ट्रकूट ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने गरुड़ को राज चिन्ह के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया? 4 अश्वमेध, 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं बल्कि 4 अश्वमेध यज्ञों का जो आयोजन है वह गुप्त राजा, कौन से राजा थे? प्रिवरसेन प्रथम थे। प्रिवरसेन प्रथम के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञों का जो है आयोजन करवाया गया था। प्रिवरसेन प्रथम की बात की जाए, वाकाटक वंश से संबंधित थे। कौन से? वाकाटक वंश से जो है संबंधित थे। दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण कहलाता था, ध्यान रखिएगा। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? एक कौन से चोल राजा थे जिन्होंने मालदीव को ही जीत लिया? तो आप कहेंगे राजराज प्रथम। राजराज प्रथम, प्रथम भी याद रखना है, राजराज द्वितीय भी थे। राजराज प्रथम के द्वारा एक ऐसे चोल राजा हुए हैं जिन्होंने मालदीव को जीत लिया था। नेक्स्ट आता है, हर्षवर्धन की बल्लभी विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? हर्षवर्धन में जो बल्लभी की विजय की थी उसका उल्लेख कहां पर किया गया है? आप कहेंगे नवसारी कॉपर प्लेट शिलालेख में किया गया है। नवसारी कॉपर प्लेट शिलालेख में हर्षवर्धन की बल्लभी विजय का जो है उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा। और नवसारी ताम्रपत्र से है ज्ञात होता है। नेक्स्ट बात की जाए, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किस गुप्त काल के शासनकाल में भारत आया? चीनी बौद्ध यात्री था, तो बात की जाए कि फाहियान कहां का था? चीन का बौद्ध यात्री था। ये गुप्त शासन काल में तो आया, लेकिन किसके गुप्त शासन काल में आया? ऑप्शन कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में यह भारत आया था। संगम साहित्य किस भाषा में है? संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी बात की जा रही है? आप कहेंगे तमिल भाषा थी। बड़ा कंफ्यूजन इसमें हो जाता है, बहुत सारे तेलुगु पे, प्राकृत पे, संस्कृत पे, नहीं, संगम साहित्य जितने भी हुए हैं वो आपके तमिल भाषा में जो है लिखे गए थे, ध्यान रखिएगा। किस भाषा में? तमिल भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट आता है, स्मृति टीका मिताक्षरा के रचना किसने की है? तो मिताक्षरा की रचना की बात करें किसके द्वारा? तो विज्ञानेश्वर ने। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा की जो है रचना को किया गया था, ध्यान रखना है। 6ठी शताब्दी में भारत में आने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? 6वीं शताब्दी में भारत आया था, एक चीनी यात्री था, लेकिन कौन आया था? आप कहेंगे सुंग युन आया था। कौन सा? सुंग युन नाम का व्यक्ति भारत में 6वीं शताब्दी में चीनी यात्री आया था। बात की जाए, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? चीन भेजे गए थे 72 व्यापारी, 72 व्यापारी ऐसे थे जो चीन भेजे गए थे, लेकिन किसके कार्यकाल में? कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे। कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में जो है चीन भेजे गए थे, ध्यान रखिएगा। और कुलोत्तुंग प्रथम किस राजवंश का था? भाई चोल राजवंश का था, और इसने 72 व्यापारियों को कहां भेजा था? चीन भेजा था उस समय। सोचो, कुलोत्तुंग कुलतोतम निवार्चन पद्धति किसने अपनाया था? तो कुतलोत्तम निवार्चन पद्धति थी, वे किसके द्वारा अपनाई गई थी? ऑप्शन रहेगी राजेंद्र चोल के द्वारा जो है अपनाई गई थी। नटराज की प्रसिद्ध, क्या बोल रहा है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा, किसकी प्रतिमा है? नटराज की कांस्य की प्रतिमा थी, किस कला का विशिष्ट उदाहरण है? तब आपका ऑप्शन रहेगा चोल कला में है नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है उस समय के लिए एक सबसे प्रमुख मानी जाती थी, और वर्तमान में है दिल्ली संग्रहालय में रखी गई है। एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर किनके हैं? एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर की बात की जाए किसके हैं? तो एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर की बात की जाए हिंदुओं के, जैन के, बुद्ध, मतलब कि तीनों ही यहां पर जो है आपको देखने को मिलती हैं। एलोरा की गुफाएं की बात की जाए तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं जो है स्थित हैं। राष्ट्रकूटों ने इसको जो है बनवाया था, आपको ध्यान रखना है। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रसाद दिया है? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या गंग? तो अजंता की गुफाओं की बात किया है वाकाटक के द्वारा जो है आपको परिचय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, अच्छा अजंता की गुफाओं में एक चीज और भी है, कुल 29 गुफाएं हैं। कितनी है? 29 गुफाएं हैं, जिनमें से केवल जो है वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में केवल 6 ही बची हुई हैं, बाकी तो टूटी फूटी देखने को मिल जाती हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था वह किनके मध्य में हुआ था? साउथ इंडिया में जो तक्कोलम का युद्ध हुआ जो है आपके चोलों के बीच में एवं राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, तक्कोलम का युद्ध की बात किया है, चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था, जिसमें चोलों की पराजय हुई थी, राष्ट्रकूटों की विजय हुई थी।
नेक्स्ट आता है किसके लेखक द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? भाई द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक की बात की जाए कौन से व्यक्ति हैं? आप कहेंगे W.A. फेयर सर्विस हैं। W.A. फेयर सर्विस द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक है। नेक्स्ट आता है किस पाल शासक के अधीन बंगाल उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य जो है उभरा था? ऐसे कौन से पाल शासक थे जिसके अधीन बंगाल उत्तरी भारत जो है सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा? तो धर्मपाल के समय में, धर्मपाल के समय में पाल वंश सबसे ज्यादा अपने चरम अवस्था पर जो है उठ गया था। ऐहोल अभिलेख किस वंश का उल्लेख है? ऐहोल अभिलेख में कौन से वंश का उल्लेख मिलता है? आप कहेंगे ऐहोल अभिलेख में चालुक्य वंश का उल्लेख मिलता है। हमने अभी तक अपने 50 क्वेश्चनों कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया। यार कर लिया करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, कहीं ना कहीं आप फैमिली को बड़ी करते हो तो अच्छा लगता है। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 51 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए, नागानंद की रचना किसने की है? भाई नागानंद की रचना की बात करें किसके द्वारा की गई है? हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद की रचना को किया गया है। बात की जाए पल्लव शासक सिंह विष्णु का दरबारी कवि कौन था? पल्लव शासक थे और सिंह विष्णु थे, और सिंह विष्णु का दरबारी कवि की बात की कौन से नाम का व्यक्ति था? भारवी नाम का व्यक्ति था। पल्लव शासक सिंह विष्णु का दरबारी कवि भारवी था, ध्यान रखिएगा। विक्रमादित्य छठवें नंबर के थे, दरबारी कवि कौन था? तो विक्रमादित्य जो छठवें नंबर के थे उनका दरबारी कवि की बात की जा रही है, कौन था? आप कहेंगे बिल्हड़ था। तो देखो पल्लव शासक सिंह विष्णु की बात किया है तो भारवी दरबारी कवि था, वहीं विक्रमादित्य छठवें की बात की जाए तो बिल्हड़ नाम का दरबारी कवि था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? भाई कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक की बात की जा रही है, कौन था? तो आप कहेंगे जो चालुक्य वंश कल्याणी का था पहले तो पश्चिमी चालुक्य वंश भी कहलाता था। अब इसका संस्थापक की बात किया तो तेलप द्वितीय नाम का था। तेलप द्वितीय जो है कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। बादामी का चालुक्य वंश कहां स्थित है? तो बादामी का चालुक्य वंश की बात की जा रही है कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में बादामी का चालुक्य वंश स्थित है। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक की बात किया है तो कुंबले विष्णुवर्धन था। कौन थे? कुंबले विष्णुवर्धन था, ध्यान रखिएगा। कहा कि बेंगी के चालुक्य वंश, ये चालुक्य वंश ना अलग अलग रहे हैं, पूरा पश्चिम है ना, तो थोड़ा सा इसको जो है आपको ध्यान रखना का, ध्यान रखिएगा। कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था? अब ये थोड़ा संस्थापक है ना। कदम्ब वंश के संस्थापक की बात किया है मयूर शर्मा। ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे पीवाईक्यू में, एमपीपीएससी में ऑलरेडी बहुत बार आ चुके हैं। कदम्ब वंश का संस्थापक की बात किया तो मयूर शर्मा नाम का व्यक्ति था। नेक्स्ट आता है वाकाटक वंश का संबंध गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय की किस पुत्री से था? तो वाकाटक संबंध की बात की जा रही है गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय से। उनकी जो पुत्री थी, कौन सी पुत्री या क्या नाम से पुत्री थी? आपका ऑप्शन रहेगा प्रभावती गुप्ता नाम से पुत्री से संबंध था। मणि मेखलाई के लेखक कौन है? मणि मेखलाई के लेखक की बात की जा रही है, कौन है? मणि मेखलाई तमिल बौद्ध महाकाव्य है और इसके लेखक जो है सथनार हैं। कौन है? सथनार इसके लेखक हैं। दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन उपासना किसकी होती है? तो दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन उपासना जो चली आ रही है वो आप कहेंगे मरुगन की होती है। किसकी? मरुगन की होती है, ध्यान रखिएगा। मतलब मरुगन का मतलब होता है कार्तिकेय। क्या होता है? कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय की शंकर भगवान के पुत्र हैं, पार्वती मैया के पुत्र हैं, उनकी प्राचीन काल से उपासना चली आ रही है, मरुगन के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना को किया जाता है। संगम काल में ही पट्टिनम शब्द का अर्थ क्या था? तो संगम काल में जो पट्टिनम था उस शब्द का अर्थ क्या था? बात की जाए बंदरगाह शहर था, पोर्ट सिटी के रूप में जाना जाता था। रोमन साम्राज्य में संगम काल में किन वस्तुओं का आयात किया जाता था? रोमन काल में संगम काल में ऐसी कौन सी वस्तुएं थी जिसका आयात किया जाता था? तो आप कहेंगे काली मिर्च का और हाथी दांत का आयात को किया जाता था। दक्षिण भारत में काली मिर्च के लिए यमन प्रिय जो है जानी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेरों की राजधानी क्या थी? भाई चेरों की राजधानी की बात किया तो करुर थी। क्या थी? चेरों की राजधानी करुर नाम से जो है जानी जाती थी, ध्यान रखिएगा। चेर वंश की राजधानी करुर थी, जो कि आज वर्तमान में कहां पर है? तमिलनाडु में पड़ती है। कहां पर? तमिलनाडु में जो है पड़ती है, ध्यान रखिएगा। चेलों की हालांकि दो मुख्य राजधानी हुई हैं। एक आपकी आंतरिक भूमि की, जिसे बंजी कहते थे। क्या? बंजी, और बंजी को ही करुर नाम से जाना जाता था। एक थी तट के पास में, जिसे मुजरिस के नाम से जाना था। मुजरिस के नाम से जाना जाता था, जिसको हम मुचरी भी कहते थे, ध्यान रखिएगा, मुचरी भी कहते थे। तो चेरों की हालांकि दो राजधानी के रूप में इनको जाना गया है। नेक्स्ट आता है चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? भाई चोलों का प्रतीक चिन्ह तो पहले भी क्वेश्चन में आया है, टाइगर बाघ हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, है ना। उनके ध्वज पर जो है आपका सिक्के और अंकित मिलता था, ध्यान रखिएगा। उनके ध्वज पर जो है सिक्कों का अंकन भी और बाघ का प्रतीक के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वंश एवं राजधानी है, यहां पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है।
प्रतिहार की राजधानी कन्नौज थी, बिल्कुल करेक्ट है। पल्लव की राजधानी कांची थी, बिल्कुल सही है। चालुक्य की राजधानी की बात किया है तो चालुक्य की राजधानी तंजौर तो नहीं थी, क्या थी? चालुक्य की राजधानी तंजौर जो है नहीं थी। तंजौर जो थी चोलों की राजधानी थी। किसकी थी? चोलों की जो है राजधानी थी। सी ऑप्शन गलत है। सैन की राजधानी लखनौती थी, ये आपका सही है। तो प्रतिहार की राजधानी कन्नौज थी, पल्लव की राजधानी कांची थी, चोलों की राजधानी तंजौर थी और सैन की राजधानी आपकी लखनौती के नाम से जानी जाती थी। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित किस भाषा में है? तो बात की जा रही है कि भाई कि कन्नौज के शासक जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, उनके द्वारा जो हर्षचरित लिखी गई है वह किस भाषा में है? तो आप बोलोगे वह संस्कृत भाषा में है। कौन से? संस्कृत भाषा में है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते थे? गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको क्या कहा जाता था? तो आप कहोगे गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं थी उनको हम दीनार के नाम से जानते थे। किस नाम से? दीनार के नाम से जानते थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्तकालीन संस्कृत नाटकों में स्त्रियों एवं शूद्र किस भाषा में बोलते थे? तो स्त्री और जो शूद्र थे संस्कृत नाटकों में किस भाषा में बोला करते थे? ऑप्शन रहेगा जो इनकी बोलने की भाषा थी प्राकृत भाषा थी। कौन सी? प्राकृत भाषा थी। कुलिया बाप और द्रोण बाप शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुलिया बाप एवं द्रोण बाप जो है किसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है? भूमापकी के लिए, भूमि के मापकों के लिए कुलिया बाप एवं द्रोण बाप का शब्द का प्रयोग किया जाता था। गुप्तकालीन भूमि का एक प्रकार का जो है मापने का तरीका था। चोल वंश के शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी? चोल वंश के एक ऐसे कौन से शासक थे जिनके द्वारा शिवपाद शेखर की उपाधि को धारण किया गया है? ऑप्शन रहेगा आपका राज प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। नेक्स्ट आता है, चोलकालीन स्वर्ण सिक्का क्या कहलाता था? देखो गुप्त काल का स्वर्ण सिक्का तो दीनार कहलाता था, लेकिन चोल काल के स्वर्ण सिक्के को क्या कहते थे? आपका ऑप्शन रहेगा काशू नाम से जाना जाता था। किस नाम से? काशू नाम से जो है जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। चोल काल में स्वर्ण सिक्के थे, काशू कहे लाए जाते थे। इस वंश में प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। महिलाओं को जो प्रशासन में आपके कैसे पद थे? हाईएस्ट पद, उच्च पद दिए जाते थे। आप कहेंगे चालुक्य वंश के शासन काल में। इस वंश के शासकों में पुराणों को श्री परवर्ती कहा गया है। तो श्री परवर्ती जो है पुराणों में किस वंश के शासकों को बोला गया है? आप कहेंगे इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री परवर्ती के नाम से जाना जाता था। शक और गुप्त संवतों के बीच में कितना अंतर है? तो आप कहेंगे 241 वर्ष का अंतर है। शक संवत की बात की जाए तो शक संवत में आप कहोगे 78 ईस्वी का है कनिष्क के शासनकाल में, और गुप्त संवत की बात किया है तो 319 ईसा पूर्व का है चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। 241 सालों का जो है अंतर देखने को मिलता है। प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता दिया है। चोलकालीन प्रशासन में नाड़ू क्या था? चोल काल के जो प्रशासन था उसमें नाड़ू शब्द का जो प्रयोग किसके लिए किया जाता था? आप कहेंगे एक प्रशासनिक विभाग हुआ करता था जिसे नाड़ू के नाम से जाना जाता था, और इसके जो सभा का जो आपका आधुनिक जिले के समान थी, ध्यान रखिएगा। इस नाड़ू की जो सभा थी उसको नट्टार कहा जाता था। नाडू की जो सभा होती थी उसको नट्टार के नाम से जाना जाता था। चोल मंडल कितने प्रांतों में विभाजित था? चोल मंडल कितने प्रांतों में विभाजित था? आप कहेंगे 9 प्रांतों में है विभाजित था। चोल साम्राज्य था जो 9 प्रांतों में विभाजित था या 9 मंडलों में विभाजित था। उत्तरी अभियान के बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो उत्तरी अभियान इन्होंने किया और गंगईकोंड चोल की उपाधि को इन्होंने धारण किया था। ऐसे कौन से चोल शासक थे? आप कहेंगे राजेंद्र प्रथम चोल शासक थे। नेक्स्ट बात की जाए, हर्ष के राज्य के बाद किस शहर को गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाया गया? हर्ष के राज्य के बाद ऐसा कौन सा शहर था जिसे गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी के रूप में घोषित किया गया? कन्नौज को राजधानी के रूप में इन्होंने घोषित किया था। पांडव वंश के संस्थापक कौन था और उनकी राजधानी क्या थी? पांडव वंश के संस्थापक की बात की जाए कौन से व्यक्ति थे और उनकी राजधानी क्या थी, है ना? तो पांडव वंश के संस्थापक की बात किया तो नैदियन नाम के व्यक्ति थे। दूसरी बात, इनकी राजधानी जो है मदुरै थी। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। चोल प्रशासन में उर से क्या अभिप्राय या उर किस लिए जाना जाता था? तो चोल काल में जो उर था ग्राम सभा को कहा जाता था उर, ध्यान रखिएगा। ग्राम सभा को चोल काल में उर नाम से जाना जाता था। चोल काल में केंद्रीय सरकार के अधिकारी को क्या कहते थे? चोल काल में जो केंद्रीय सरकार के अधिकारी थे उनको पैरुंड्रम, क्या नाम से? पैरुंड्रम नाम से जो है जाना जाता था। नेक्स्ट आता है कि पालों एवं गुर्जर प्रतिहारों को पराजित करके चक्रा युद्ध की उपाधि किस राष्ट्रकूट शासक ने धारण की थी? तो पालों को हराया, गुर्जर प्रतिहारों को पराजित करके एक चक्रा युद्ध की उपाधि जो है, ऐसे कौन से राष्ट्रकूट शासक थे जिन्होंने हराया भी और चक्रा युद्ध की उपाधि को धारण भी किया थी? गोविंद तृतीय नाम के व्यक्ति थे। गोविंद तृतीय ने पालों को भी हराया, गुर्जर प्रतिहारों को भी हराया, उसके बाद इन्होंने चक्रा युद्ध की उपाधि को जो है धारण किया था। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय थे। गणित सार संग्रह के रचनाकार कौन है?
गणित सार संग्रह के रचनाकार की बात किया है, महावीराचार्य है। कौन है? महावीराचार्य जो है गणित सार संग्रह के रचनाकार हैं। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंदेल वंश के संस्थापक की बात की जाए कौन? अच्छा, महावीराचार्य जो है कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, या जैन आचार्य रूप में जो है इनको जाना जाता था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? बात किया है तो चंदेल वंश का संस्थापक जो है नन्नुक नाम का व्यक्ति था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑलरेडी पहले भी आ चुका है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? आपकी कौन कहेंगे? आप कहेंगे नन्नुक वंश का संस्थापक था, ध्यान रखिएगा। बात की जाए किस गुर्जर प्रतिहार शासक को गोविंद तृतीय ने पराजित किया? अब देखो, गोविंद तृतीय ने पहले किसको हराया था? पाल शासक गुर्जर प्रतिहार, लेकिन गोविंद तृतीय भी हारे थे। किस गुर्जर प्रतिहार शासक को किस गुर्जर प्रतिहार शासक को गोविंद तृतीय ने, नहीं सॉरी, गोविंद तृतीय ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को पराजित किया? तो ऐसे कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक थे जिन्होंने गोविंद तृतीय को पराजित किया? तो ऑप्शन रहेगा आपका नागभट्ट द्वितीय को। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार शासक को गोविंद तृतीय जो है राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट शासक थे और इन्होंने चक्रा युद्ध की उपाधि को धारण किया था। इन्होंने नागभट्ट द्वितीय को हराया हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि को धारण किया था? तो ऐसे कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक हुए हैं जिन्होंने आदिवराह की उपाधि को धारण किया है? ऑप्शन रहेगा मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार शासक थे, इन्होंने आदिवराह की उपाधि जो है धारण की हुई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गीता गोविंद की रचना किसने की है? गीता गोविंद की बात की जा रही है कि रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन रहेगा जयदेव के द्वारा। जयदेव के द्वारा गीता गोविंद की जो है रचना को किया गया है, ध्यान रखिएगा। गीता गोविंद की रचना को किसने किया है? जयदेव ने किया है। किस पाल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कराया? है ना, पुनर्निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया? तो पाल शासक के द्वारा। कौन से पाल शासक ने करवाया? तो आप कहेंगे ऐसे कौन से पाल शासक थे जिनके द्वारा नालंदा, क्या बात करिए, नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्निर्माण कराया? धर्मपाल ने कराया था। कौन सा ऑप्शन आएगा? धर्मपाल ने कराया हुआ था। नेक्स्ट आता है ऐसा कौन सा चंदेल शासक था जिन्होंने भगवान शिव का अन्य भक्त था? ऐसे चंदेल शासक हुए हैं जो भगवान शिव के बहुत ही तगड़ी पूजा करते थे और अन्य रूप में जो है भक्त के रूप में जाने जाते थे। यशोवर्मन नाम का व्यक्ति था। यशोवर्मन जो है भगवान शिव के अन्य भक्त थे। किस परमार शासक को कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऐसे कौन से परमार शासक हुए हैं जिन्हें कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन रहेगा भोज को। इसको भोज को कविराज की उपाधि जो है प्रदान की गई थी। नेक्स्ट आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किस चौहान शासक ने कराया था? तो अढ़ाई दिन के झोपड़ा के निर्माण की बात की जाए तो पहली बात तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा ऐसे कौन से चाहमान शासक ने कराया? ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट हो रहा है, एक मिनट में इसका एक्सप्लेन देख लेता हूं। इसमें तो विग्रहराज चतुर्थ बताया गया है, विग्रहराज चतुर्थ। चलिए थोड़ा सा आप लोग वेरीफाई कर लेना इसको, है ना। अढ़ाई दिन के झोपड़ा का निर्माण चाहमान शासक कौन थे? तो विग्रहराज चतुर्थ थे। हालांकि इसको मैं मतलब आप लोगों से कहूंगा इसको अवॉइड करो इस क्वेश्चन को। है माउंट आबू पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो माउंट आबू राजस्थान में जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बिमल शाही ने। ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बिमल शाही ने निर्माण करवाया था। किस चालुक्य या सोलंकी शासक के समय महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया था? तो ऐसा गुजरात पर जो आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था उस समय चालुक्य सोलंकी शासक कौन सा था? तो भीमदेव प्रथम था। भीमदेव प्रथम का शासनकाल था। महमूद गजनवी के द्वारा गुजरात पर आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में जो है किया गया था। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की है? तो प्रबंध चिंतामणि की बात किया रचना की मेरुतुंग के द्वारा की गई है। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की है। पाल वंश का संस्थापक कौन था और राजधानी क्या थी? तो पाल वंश के संस्थापक की बात की जाए गोपाल नाम का व्यक्ति था और मुंगेर इन्होंने अपनी उस समय की राजधानी को बनाया हुआ था। चौहान या चाहमान वंश का संस्थापक कौन था? तो चाहमान या चौहान वंश के संस्थापक की बात की जाए वासुदेव नाम का व्यक्ति था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। किस चालुक्य सोलंकी शासक ने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था? मोढेरा का सूर्य मंदिर की बात की है किसके द्वारा बनवाया गया? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर पहले तो याद रखो गुजरात राज्य में है। अब बात की जाए किसने बनवाया था? तो भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। किसने? भीमदेव प्रथम के द्वारा मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण गुजरात में करवाया गया है। कन्नौज के त्रिदलीय संघर्ष में किस शक्ति ने नियंत्रण स्थापित किया था? तो अंततः ऐसी कौन सी शक्ति थी जिन्होंने कन्नौज के जो त्रिदलीय संघर्ष था, 3 दलों का संघर्ष हो रहा था जिसमें शक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर सके? तो प्रतिहारों ने इस पर जो है नियंत्रण किया हुआ था। गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गहड़वाल वंश के अंतिम शासक की बात की है जयचंद नाम का व्यक्ति था।
आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कलचुरी वंश का संस्थापक और राजधानी क्या थी? कलचुरी वंश के संस्थापक की कोल्लम प्रथम थे। कोल्लम प्रथम नाम का व्यक्ति था और त्रिपुरी आपकी इनकी कलचुरी वंश की राजधानी है। त्रिपुरी वो त्रिपुरा वाला नहीं है, ये जबलपुर में त्रिपुरी है, उसकी बात की जा रही है कि कलचुरी वंश का संस्थापक कोल्लम था और त्रिपुरी जो है इनकी राजधानी थी। तो आज हमने इस टेस्ट सीरीज के अपने 100 क्वेश्चनों को जो है पूरा किया हुआ है। ध्यान रखेगा इसी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड करना हो आप लोगों को, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है, उस पर चले जाना है टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में, वहां से आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और आप लोग प्रिंट आउट वगैरह उसका जो है निकलवा सकते हो। दूसरी बात, यूनिट 10 जो यूनिट 10 के चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में आते हैं। हमने 25 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं, 25 वीडियो ऐप पर आ चुकी हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। आपके एमसीक्यू और एक्सप्लेन दोनों ही हैं, आपकी प्रॉपर तरीके से यूनिट 10 कंप्लीट हो जाएगा। ऐप पर आपको स्टेट एग्जाम्स वाले सेक्शन में मिल जाएगी। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दिया है, उसको जरूर आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। तो आज वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।